शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। दुरूदो सलाम उन पर जिनके आने से दो जहां हुए रोशन। आप देख रहे हैं मुजरिम कौन, आप सब पर सलामती हो। मैं हूं सैयद अजान शाह। जैसा कि आप जानते हैं, टीम मुजरिम कौन अपने हर प्रोग्राम में मुआशरे की एक कहानी लाती है। कहानी दरिंदगी की, सफाकियत की और रिश्तों की पामाली की। टीम मुजरिम कौन पहुंची है आज मुल्तान एक इंतहाई मुनफरिद प्रोग्राम लेकर, जिसमें ना तो कोई कत्ल है ना ही कोई ज़्यादती है, लेकिन जो मामलात हैं वो शायद मुझे लगता है इन सब से बढ़कर हैं। एक अगर पाकिस्तान में मुतवस्सित तबके की बात की जाए, जिनका ताल्लुक़ मुतवस्सित तबके से है, उसके पास कुछ नहीं होता, और वो जब सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी उठाकर एक ऐसे फ्रॉडिये के हाथ में दे दे जिसने उन्हें ख्वाब दिखाए कि वो उसे यूरोप भेज देंगे, गल्फ़ में भेज देंगे, और वहाँ शायद कोई दरख्त लगे हुए हैं जिस पर डॉलर उगते हैं या दिरहम उगते हैं, तो वो वहाँ एक हमारे सादा लोग उनके झांसे में आकर वो अपनी ज़िंदगी की सारी जमा पूंजी उन तक पहुँचा देते हैं, बल्कि शायद वो उससे बढ़कर लोगों से कर्ज़ लेकर भी वहाँ उनको देते हैं। और आखिर में होता क्या है? एक फ्रॉड। ये सारी कहानी जानने के लिए, सारे मामलात जानने के लिए देखते रहिए मुजरिम कौन। जी तो नाज़रीन, इस वक्त जो मुतासिरा शख्स मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं आखिर ये सारे मामलात किस तरह हुए, वो कौन से ख्वाब थे जिनकी वजह से ये सारा फ्रॉड इनके साथ हुआ, कि आया कि वो शख्स ऐसा क्या दिखाता था, ऐसी क्या लालच देता था कि इंसान मतलब लाखों रुपए देने के लिए तैयार हो जाता है, और वो मुस्तकबिल, वो सुनहरा मुस्तकबिल, वो उसके ख्वाब देखने पे मजबूर हो जाता है। वो जानने की पूरी कोशिश करते हैं ताकि जो आज इनके साथ हुआ वो किसी और गरीब शख्स के साथ ना हो सके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी मोहम्मद मुस्तफ़ा है और मैं खानेवाल ज़िला के रहने वाला हूँ। अच्छा मुस्तफ़ा भाई, क्या ऐसा मामला था, किस तरीके से आप इस जाल में फंसे? क्योंकि मैं ये चाहता हूँ आपके साथ हो गया जी, अल्लाह ना करे किसी और के साथ ये हो, ये सारा वाक़या, तो इसलिए मैं चाहता हूँ वो तफसील से बताएं ताकि लोग डर जाएं, अवेयर हो जाएं, किसी और के झांसे में ना आए। जी ऐसा है कि एक शख्स है जो ज़िला बखर का रहने वाला है। ठीक है। उसने पहले मेरे भाई से रब्ता किया कि मैं आपका वीज़ा और हकामा वगैरह लगवा के देता हूँ, मेरे बंदे हैं वहाँ पे सऊदी एम्बेसी में, तो मैं आपको लगवा के देता हूँ। भाई मेरे ने मुझसे बात की, मैंने कहा ठीक है, क्योंकि हम गरीब लोग हैं, हमारी ये कोशिश होती है कि किसी तरीके से फ़िनांशली लिहाज से या रोज़गार से अच्छा बेहतर रोज़गार मिल जाए। तो उसने मुझसे बात की, उसने पैसों का तकादा किया, अभी इतने पैसे मैं लूँगा आपसे तो मैं आपका ये काम करवा के देता हूँ। मेरे भाई ने मुझसे कहा, मैंने कहा ठीक है। हमने लोगों से लेके अपने को जानवर कुछ बेचे, पैसे इकट्ठे किए, उस बंदे को भिजवाए। उस बंदे ने जब पैसे रिसीव कर लिए, उनका तरीका वारदात ये भी है कि वो अपने अकाउंट में नहीं मंगवाते। अच्छा। वो किसी दूसरे शख्स के अकाउंट में मंगवाते हैं ताकि कल को कोई कानूनी कार्रवाई हो, कोई कानूनी कार्रवाई तो ये हम पे चीज़ ना आए। उसने जो अकाउंट नंबर दिया, मैंने उस पर भिजवा दिए पैसे भाई को। भाई ने पैसे उसको अदा कर दिए। पैसे जब उसके पास आ गए तो टाल मटोल करता रहा, जी आज लगवाते हैं, कल लगवाते हैं, आज लगवाते हैं, कल लगवाते हैं। तो एक दिन उसने कहा, जी ये हमसे नहीं होता, तो मैं आपको पैसे वापस करता हूँ। भाई ने कहा ठीक है, पैसे वापस कर दें हमारे। तो उसने पैसे वापस करने की बजाय कभी कहता है जी मैं आधे पैसे आपको देता हूँ, फिर कहता है जी मैं कुछ करके पैसे यानी 3-4 महीनों के अंदर दूंगा, मतलब इंस्टॉलमेंट पे आपको जी। हमने कहा फिर भी चलो ठीक है, मतलब मरे हुए हैं किसी तरह भी आए तो सही, वापस आ जाएं। लेकिन वो देने की बजाय उस बंदे ने पैसे वापस नहीं किए। ठीक है। मैंने उसको कॉल की, मेरी कॉल रिसीव नहीं की उसने। फिर मैंने उसके भाई का नंबर लिया, उससे रब्ता किया। उसको मैंने बताया कि आपके भाई ने इस तरह हमसे पैसे लिए हैं और पैसे वो वापस नहीं कर रहा। उसके भाई ने उसके से रब्ता किया, उसने बड़ी मुश्किल से मेरी कॉल अटेंड की, वो भी व्हाट्सएप पे वॉइस रिकॉर्ड के ज़रिए। तो मैंने उनको कहा कि जी आप हमारे पैसे वापस कर दें, हमने तो लोगों से उधार लेके अपने जानवर बेचे हैं, तो आपको पैसे बड़ी मुश्किल से इकट्ठे करके दिए हैं, तो आपसे अगर काम नहीं होता तो आप हमारे पैसे वापस कर दें। कोई बात नहीं, काम नहीं हुआ लेकिन पैसे वापस कर दें। उसने कहा जी दे देता हूँ मैं पैसे, लेकिन आज का दिन है सर, वो ना तो मेरा फ़ोन उठाता है, उसके फ़ोन नंबर भी जो है ना उसने अपने नाम पे नहीं रखे हुए। अच्छा। किसी और के नाम पे रखे हैं जो यूज़ करता है मोबाइल।
اور मतलब व्हाट्सएप आदि मुजरिम है जी। तो उसे सब कुछ पता है कि किस तरह से वारदात डालनी जी। है। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगा ये मतलब लोगों के लिए कि ऐसी क्या चीज़ थी जिसकी वजह से आप अट्रैक्ट हुए कि हाँ ये बंदा काम करा सकता है? क्या ऐसा उसने मतलब आपको दिखाया था कि मतलब आपको भी फील हुआ कि हाँ यार इसकी बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग है, बाहर आता है जाता है, क्या ऐसा दिखाते हैं ये लोग जिसकी वजह से एक आम सादा लो इंसान इनके जाल में फंस जाता है? सर वो ऐसा करता है, वो 3 महीने के लिए जाता है सऊदीया, वहाँ कुछ दिन गुजारता है, वहाँ लोगों को कहता है जी मैं ये काम करता हूँ, मेरा आना जाना है, ट्रैवलिंग है, तो ट्रैवलिंग रिकॉर्ड उनको चेक करवाता है। जी तो नाज़रीन, इस वक्त एक और मुतासिरा शख्स मेरे साथ मौजूद हैं जिनके साथ भी एक ऐसा ही फ्रॉड होता है, एक ऐसा ही स्कैम होता है कि मतलब एक बहरीन के वीज़े के लिए कुछ पैसा लिया जाता है और उसके बाद आज तक मतलब एक बड़ा टाइम गुजरने के बावजूद वो वीज़ा नहीं दिया जाता। तो तफसीलात उन्हीं से जानते हैं कि सारा मामला क्या है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? आसिफ, मोहम्मद आसिफ। आसिफ, क्या कहोगे, क्या सारा मामला हुआ, क्या आपके साथ सब कुछ हुआ? मैं चाहूँगा कि तफसील से बताओगे ताकि जो आपके साथ हुआ है किसी और के साथ ना हो। सारे नाल ये इन्हें ना कि ठीक है जिन्हें ना अपना ये बंदे को प्रैक्स करके कहते कोई मसला क्या नहीं, मेरे को मोटरसाइकिल आई जेवरान बस कहीं को 50 पकड़ 10 पकड़ लाख पकड़ इन के गरीब बंदे से चलो मैं कि कोई बन वैसी कैसे साहब को तो ये पता ही, साहब को पता तो कहने ने फ्रॉड करना है ये को। कितना पैसा दिया? तकरीबन 7 लाख रुपया। 7 लाख रुपए जी। दिया। अच्छा, मैं आसिफ ये पूछना चाहूँगा कि ऐसी क्या वजह थी, कौन सी अट्रैक्शन थी? आप उसे जानते थे शख्स को जिसको पैसे दिए? नहीं, एक दूसरा बंदा से जानते सी ये भी अच्छा। एक 2 दफ़ा मुलाकात हुई है। ठीक है। इन्हें आके यार मसला नहीं है, अगर मैं इतने बैठा ना मैं कोई फ्रॉड नहीं कर रहा, कहता मेरे को 9 साल हो गए नहीं सर एजेंसी खोली है, ठीक है। कह रहा मैं 1 रुपया दूंगा। ठीक है। साहब को प्रेस करके असा गरीब बंदे से आसान पाड़ा में मैं पहले ने इस्ताम करवा के दे ये वो जिमें होंगी ते बल नेड़े नहीं लगा, कहना मेरे जज ने जेड़ को करने तो कर लगा के। अच्छा, मतलब एक पैसा ले लिया पैसा, और आपको वीज़ा भी नहीं बदमाशी, दिया हाँ। और उसके बाद बदमाशी भी बदमाशी है। करे। मतलब आपको धमकियां भी दी जा रही हैं हाँ। कि जो कर सकते हो कर हाँ, लो। कह रहे तू जा जो करने कर ले। मैं कहा चलो मेरे अल्लाह वाले से गरीब आदमी है, मैं कहा तू इतने तो मैं इतने ही तो 1 रुपया नहीं देता उन्हें तक, वो गाल ही नहीं सुनता। अच्छा, उसके बाद जब ये सारा आपके साथ एक फ्रॉड हो जाता है, जब लाजमी सी बात है पैसा दे दिया गया और वीज़ा नहीं मिला, तो कुछ दिनों के बाद आपको रियलाइज़ हो जाता है कि यार ये तो काम ख़राब हो गया, मतलब ये तो फ्रॉड हो गया है मेरे जी साथ। जी। उसके बाद आप FIA आते हैं। हाँ जी। फिर जब FIA आते हैं तो फिर आपके साथ मामला कैसे होते हैं? FIA ने इतना आने बाज बाज की कोई इधर जाओ कोई इधर जाओ एवं धक्के खाने पौधे ने, ठीक है। कोई भी नहीं सुनता। अच्छा, ये अल्लाह का शुक्र चलो जरा ना FIR हो गई ठीक है। 4 महीने 5 महीने की मुझसे ठीक है, हो मतलब गई। अब आपकी FIR हाँ, हो हो चुकी गई, ये शुक्र अल्लाह ते हुण 29 तरीक की हो गई, हाल तक बंदा नहीं पकड़ा है। ना कोई गाल सुन रहे। सही। पहले शुरू आओ कोई इधर जाओ कोई इधर जाओ, कोई गाल ही नहीं। क्या अपील करोगे रियासत से? रियासत बस से ये क्या ऐसा गरीब कहोगे? आदमी है साथ साढ़े 8 साल को मिलना चाहिए बस, क्योंकि मकान सारा किराया दे मजदूरी करे ने, मजदूर बंदे हैं, छोटे छोटे बच्चे ने, परेशान। जी तो नाज़रीन, देख सकते हैं आप कि जो ये एक मुतासिरा शख्स है ये रियासत से अपील करता है। ये एक गरीब आदमी है लेकिन रियासत गरीब नहीं होती। ये एक कमज़ोर आदमी है लेकिन रियासत कमज़ोर नहीं होती। और कहा जाता है कि जब रियासत का आहनी हाथ चलता है तो बड़े बड़े सीधे हो जाते हैं। तो जब इस गरीब एक मुतासिरा शख्स की मतलब एक इतनी सुनी गई है कि FIR हो चुकी है बकौल उसके कि जो उसका जिसने इसके साथ फ्रॉड किया है वो यहीं का है, मुकामी शख्स है, तो अभी तक उसे गिरफ़्तार क्यों नहीं किया गया? तो यहाँ बहुत सारे सवालिया निशान आते हैं, बहुत सारे सवालिया निशान हमारे इदारों पर आ जाते हैं कि आखिर जब FIR काट दी गई है तो मुल्ज़िमान अभी तक मतलब कटहरे में क्यों नहीं लाए गए, उनसे बाज़ पुरस क्यों नहीं की गई? कि अगर फौरी तौर पर वो बाज़ पुरस की जाए तो शायद बहुत सारे लोग बच सकते हैं, क्योंकि जो इस किस्म के स्कैमर्स होते हैं, इस किस्म के फ्रॉडी होते हैं, उनसे जो डर होता है वो किसी एक शख्स को नहीं पूरे मुआशरे को होता है। क्योंकि जिस मुल्क में हम रहते हैं ये एक तरक्की पजीर मुल्क है, यहाँ बहुत सारे लोग बेरोज़गार फिर रहे हैं, तो जिन्हें एक छोटा सा एक मतलब ख्वाब दिखाया जाए कि उन्हें एक अच्छा रोज़गार मिलेगा जिनसे उनके घर वालों का, उनके बीवी बच्चों का एक मुस्तकबिल बेहतर हो सकता है, तो वो लोग अट्रैक्ट होते हैं, तो जिसकी वजह से ये सारे मामलात उनके साथ हो जाते हैं। तो यहाँ मैं रियासत से अपील करूँगा और रियासत के इदारों से अपील करूँगा कि खुदारा इस किस्म के लोगों के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि दूसरे लोग जो अभी तक इनके शिकंजे में नहीं फंसे हैं वो महफूज रह सकें। देखते रहिए मुजरिम कौन।
जी तो नाज़रीन, एक और मुतासिरा शख्स मेरे साथ मौजूद हैं। मतलब इनकी दाढ़ी में जितने सफ़ेद बाल हैं आप देख सकते हैं कि एक बुज़ुर्ग आदमी, और जिसने मतलब चाहा कि अपने बच्चों के लिए एक अच्छा मुस्तकबिल देखे तो शायद ये वो हक़ रखता है कि अपने बच्चों का एक अच्छा मुस्तकबिल देखे। ये क्या जानता था कि इसके साथ जो कि इसने इतनी बड़ी एक रकम जमा की, जो कि लोगों से उधार लिया, लोगों से कर्ज़ लिया, अपने जानवर बेचे, अपना जेवर बेचा, अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी की सामान बेचकर वो सारा पैसा जमा किया और एक ऐसे शख्स के हाथ में दे दिया कि जिसने वो सारे ख्वाब तो तोड़े, लेकिन उसके साथ साथ जो उनकी जमा पूंजी थी वो भी सब लेकर चला गया। तो वो उन्हीं बुज़ुर्ग से जानने की कोशिश करता हूँ कि आखिर सारा मामला क्या था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाबा जी क्या हुआ आपके साथ? बस जी बच्चे को भेजना था बहरीन, वो उसको भेज दिया, उसको अपना वीज़ा दे दिया, उसको पैसे दे दिए, कुछ बैंक के थ्रू दिए हैं, कुछ चेक के थ्रू दिए हैं, मतलब जैसे जैसे जहाँ से जमा होते कुछ रहे कैश देते रहे। दिए हैं, और वो उस बच्चे को उसने नहीं पहुंचाया। कभी कोई गलत वीज़ा कहता है, कभी कहता है जी मैं ये दूंगा वो दूंगा। पहले एक स्टाम्प ले लिया है खाली, अच्छा। जो इसको पुर करके ना उसने तो पता नहीं क्या कुछ कर रहा है, हमें नहीं दिखा रहा। अच्छा। और ऐसे वो किसी किस्म के बहुत से फ्रॉड कर रहा है ऐसे हमें। फिर वो कहता है जी मेरी बहुत पहुंच है, मैं जो है ना मेरा फलां जज है, फलां है। वो बहुत ज़्यादतियाँ कर रहा है और हमें जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म के धमकियाँ, डरावे, कहता है जो कुछ करो मैं कुछ नहीं दूंगा और आपको भी नहीं छोड़ूंगा। अच्छा। जी हाँ जनाब, गुलाम मतलब आपको पैसे भी नहीं दूंगा और उसके बावजूद मतलब आपको धमकियां भी देता है कि और आपके खिलाफ और भी कार्रवाई भी करूंगा। और भी कार्रवाई करूंगा और कोई पैसा मुझसे नहीं ले सकते। और वो जनाब अपनी मर्ज़ी से आना जाना ये वो, हमें जो है ना ये भी कह रहा है कि इसका खमियाजा तुम्हें बहुत सख्त तरीन भुगतना पड़ेगा। गुलाम रसूल सुखेरा उसका नाम है, लोधरा में उसकी शान काबा के नाम से एजेंसी है। अच्छा। जी हाँ, उसने जनाब बहुत जुल्म किया है और पैसे भी नहीं दे रहा। ऐसे हमें डरा धमका कर हमारा बहुत उसने जो है ना नुकसान कर दिया है। अब बच्चे हैं छोटे छोटे, कहाँ जाएं, उनको क्या खिलाएं? जो कुछ पैसे थे वो दे दिए। इस महंगाई के दौर में कितना हमारा गुजारा होगा? अब क्या अपील करेंगे रियासत से? अपील यही कर रहे हैं कि खुदारा इन लोगों से, गरीब लोगों को छुटकारा दें। इन ऐसे चोर बदमाश जो डाकू, ये भी एक डाकू हैं एक किस्म के, इन डाकू से हमें छुटकारा मिले और लोग भी कोई भोले भाले हम जैसे सीधे साधे इनके हाथ ना चढ़ें और ना ही फंसें। मैं अवाम से भी कहूँगा ऐसे ठग लोगों से बचें और ख़ुद भी ये कहूँगा इंशाअल्लाह आप भी हमारी इमदाद फरमाएं। इन लोगों को कैफर किरदार तक पहुँचना चाहिए। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं आप कि ये जो एक कम्युनिटी है जो कि मुतासरीन है, और स्पेशली मतलब अगर बात की जाए पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान हमारा एक तरक्की पजीर मुल्क है और जहाँ बहुत सारे लोग, जहाँ मतलब एक जो कि ख़्वानदा हैं, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जो बिल्कुल बेरोज़गार हैं और बहुत ज़्यादा तालीम होने के बावजूद बेचारे बेरोज़गार हैं। तो कहीं ना कहीं वो एक ख्वाब लगता है कि शायद मुल्क से बाहर चले जाएंगे तो उनकी मुश्किलात तो हल होंगी, बल्कि पीछे जो उनके घराना है, उनका जो घर है, उनका जो ख़ानदान है, उनकी भी तमाम मुश्किलात वो दूर कर सकेंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि जो मुल्क से बाहर जाने वाले लोग होते हैं वो बहुत बहादुर लोग होते हैं। वो एक शख्स कुर्बानी देकर अपना पूरा ख़ानदान संवारता है और उनके लिए वाकई वो सलूट के हक़दार हैं कि जो लोग बाहर रहते हैं। लेकिन जो लोग जब यहाँ अपनी सारी जमा पूंजी एक किसी ऐसे शख्स के हाथ में दे देते हैं जो कि एक फ्रॉडिया होता है, और उसके बाद ना तो वो बाहर जा सकते हैं बल्कि यहाँ जिन लोगों से वो उसने उधार लिए होते हैं वो सब उसके शिकंजे, सिर्फ एक उस शिकंजे में नहीं फंसते कि जिसके ने उनके साथ फ्रॉड किया, बल्कि उन बहुत सारे लोगों से जिनसे मतलब थोड़े थोड़े, किसी से 50,000, किसी से 30,000, किसी से 20,000 रुपये जमा करके वो एक अमाउंट बनाई थी ताकि उसको दे सकें और अपने बच्चे को बाहर भेज सकें। और जब वो बाहर जाएगा तो जब उनके दिन फिरेंगे तो वो सारे पैसे भी वापस लौटा देगा और उसके बाद उनका जो घर है वो भी पुरसुकून हो जाएगा। लेकिन ऐसा सब कुछ नहीं हो सका। लेकिन कहीं कहीं तो हम देखते हैं कि कोई एक शख्स मुलव्विस होता है, लेकिन इस केस में एक एजेंसी मुलव्विस है। तो यहाँ मैं इदारों से अपील करना चाहूँगा कि खुदारा कि जब कोई एजेंसी बनती है, कोई ट्रैवल एजेंसी बनती है, तो उसके जो चेकिंग के पैरामीटर्स होने चाहिए वो बहुत सख्त होने चाहिए, क्योंकि वहाँ इन्वॉल्व होता है लोगों का मतलब एक मुस्तकबिल, कि जब वो अपना पैसा वहाँ जमा करा देंगे और फिर जब वो उनसे वापस नहीं लिया जाएगा तो शायद वो एक जुर्म, वो पता नहीं कितने जुर्म
नए का सबब बन सकता है। जी तो नाज़रीन, इस वक्त जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं, डिप्टी डायरेक्टर FIA हमादुर रहमान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा क्योंकि बहुत कीमती वक्त होता है इनका। कोशिश करूँगा उस कीमती वक्त को और ज़्यादा कीमती बनाया जा सके। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर बहुत शुक्रिया, आपने रोही TV को टाइम दिया। जी, आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मैं पूछना चाहूँगा कि जिस मुल्क में हम रह रहे हैं एक इंतहाई तरक्की पजीर मुल्क है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है, और बेरोज़गारी भी आप जानते हैं किस हद तक है। एक ऐसा शख्स जो यहाँ बेरोज़गार है बेचारा और उसके पास वो वसाइल नहीं हैं कि वो यहाँ कोई कारोबार कर सके, लेकिन एक ख्वाब दिखाए जाते हैं, एक बहुत ही मतलब ब्राइट फ्यूचर दिखाया जाता है स्कैमर्स की तरफ से, और वो कुछ कर्जा लेता है, कुछ जो उसकी यहाँ एसेट्स होते हैं उसको सेल आउट करता है और वो एक खतीर रकम जमा करता है और उस स्कैमर के हाथ में दे देता है। क्या कहेंगे, मतलब FIA क्या कर रहा है के साथ? बड़ा अनफॉर्चुनेट होता है कि उसकी सारी उम्र की या उसके वालदैन की भी जो कमाई होती है वो भी उसको डिस्पोज ऑफ करके वो बाहर जाने के चक्कर में एजेंटों के हाथ चढ़ता है। सबसे पहली चीज़ मैं हमेशा से एजुकेट कोशिश करता रहता हूँ लोगों को करने के सिलसिले में कि कभी भी ये जो सड़कों पे चलते हुए गांव में उसने 4 बंदे पहले भिजवाए हुए हैं या 20 बंदे पहले भेज दिए थे, मेरा कज़न लेके गया था, उनको कभी भी पैसे मत दें। सरकार ने एक डिपार्टमेंट बनाया हुआ है, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट। उससे रजिस्टर्ड लोग हैं जिनको OEPs कहते हैं, ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स। वो एक लीगल तरीके से आपको कानूनी जॉब दिलाएंगे बाहर और आपको पूरे प्रोसेस को पूरा करवा के आपको भेजेंगे। अब पूरी दुनिया में सर ये दुनिया हैज़ बिकम अ ग्लोबल विलेज, छोटा सी जगह है, हर एक चीज़ आपकी वेरीफाई होगी, हर चीज़ आपका सही होगी। आप अगर एजेंट को देंगे पैसे, वो आपको कभी भी सही तरीके से नहीं भेजेगा। आप OEP के पास जाएंगे, आपकी इंश्योरेंस होगी, आपकी वेरिफिकेशन होगी और आपके पैसे महफूज होंगे। और दूसरी चीज़ यह है कि पैसे भी आपके कम लगेंगे। नॉर्मली जो एजेंट्स होते हैं वो पैसे ज़्यादा चार्ज करते हैं, OEPs इतने ज़्यादा पैसे चार्ज नहीं करते। आपकी हर चीज़ सिक्योर होगी। तो आप एक सिक्योर रास्ते को छोड़ के आप शॉर्टकट देते हो कि जी ये फ़ौरन भिजवा देगा। आप ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन से रब्ता करें, उनकी वेबसाइट है, वहाँ पे जाके देखें, बेपनाह वैकेंसीज़ होती हैं। अब हमारी प्रॉब्लम ये होती है कि आपको शायद याद हो कि गालबन दिसंबर के अंदर एक बड़ी वीडियो वायरल हुई थी कि एक लड़का इस्लामाबाद एयरपोर्ट से सऊदी जा रहा था, मोहसिन नकवी साहब ने ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने रोका। उन्होंने कहा आउट ऑफ पिटी, उन्होंने कहा कि इसके हम वो अरेंज कर देते हैं, इसका वो बनवा देते हैं लाइसेंस। उन्होंने ADCG जो इस्लामाबाद है उनको कहा। तो वो जब बैठा गाड़ी पे तो उसको पहले यही नहीं पता था कि ऑटोमेटिक गाड़ी और जो मैनुअल गाड़ी उसमें फ़र्क क्या होता है। तो ये चीज़ें ना करें। आपको जो ट्रेड आती है आप उसी ट्रेड का वीज़ा लें और उसी ट्रेड में जाएं। ये नहीं है कि आप एक टाइल फिक्सर हैं या आपको बड़े अच्छे प्लम्बर हैं, आप ड्राइवर के वीज़े पर जाने की कोशिश करें। ये चीज़ें हमें जो गलतियां करते हैं हमें भी दुरुस्त करनी चाहिए। आपकी बात से मैं 100% इत्तेफाक करता हूँ कि इत्तेफाक इस बात पे कि हमारे जो हैं बाहर जाते हैं, अच्छी चीज़ है लोग बाहर जाएं, लेकिन जिस ट्रेड में आप प्रोफिशिएंट हैं वही वीज़ा लेके जाएं और एजेंट्स की बजाय OEPs को प्रेफर करें। अच्छा सर, मतलब देखने में आता है कि वो सबसे मेन जो वजह होता है, वो कहते हैं जहाँ लालची हो वह ठग भूखा नहीं मरता। ठीक है, वो अट्रैक्शन ही ऐसी दिखाई जाती है। एक बंदा मतलब 1 महीने के लिए जा रहा है, अब वो मुझे और आपको पता है वो विजिट होता है 1 महीने में जाता है, वहाँ जाके वो थोड़ी बहुत अय्याशी करता है, वीडियोस बनाता है। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, अपने तमाम वो मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे उसे अपलोड करता है। यहाँ मतलब लोग वैसे ही बेचारे एहसास कमतरी का शिकार हैं। जब वो सब कुछ देखते हैं तो वो एक लालच पैदा होती है कि यार ये मैं भी करूं या मेरे घर वाले भी खुशहाल हो जाएं, तो उसकी वजह से वो उस जाल में फंस जाते हैं। एक तो पहले अल्लाह ना करे, मतलब मैं चाहूँगा कि आप एक मैसेज भी छोड़ें अवाम के लिए, जो अभी आपने सारी बातें की। लेकिन दूसरा, अगर कोई खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे कोई फंस गया है किसी स्कैमर के हाथ में, तो उसको क्या करना चाहिए? सबसे पहली चीज़, आपके साथ जो मसला हुआ आप फ़ौरन रिपोर्ट करें। हम लोग यहाँ पे नॉर्मली पड़ जाते हैं पंचायतों में तरलों पे पंचायतों की कोई ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट FIA के पास आएँ कि जी इस बंदे ने मुझे बाहर भिजवाने के लिए नौकरी के लिए इतने पैसे मांगे थे और इतने पैसे मैंने, और कोशिश किया करें कि जो डिजिटल दौर है कि जितनी भी कोई पेमेंट से सिलसिले में करें, थ्रू बैंकिंग करें, अब बाई मुझे नेम पता करें, बाई नेम करें। लेकिन अगर आपके साथ नहीं भी है ऐसी कोई एविडेंस, तो आपकी ज़ुबानी शहादत को भी हम एतबार करेंगे, उसके ऊपर भी हम कार्रवाई करते हैं। जी तो नाज़रीन, इस वक्त जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं वो हमारे इदारे के सीनियर रिपोर्टर हैं और स्पेशली
बात की जाए कोर्ट्स की, तो जो भी मामला कोर्ट्स के होते हैं वो इनको मतलब बहुत ही खंदा पेशानी के साथ देखते हैं। तो उनसे जानते हैं आखिर FIA के जो केसेस होते हैं या जो ऑनलाइन स्कैमर्स होते हैं उनको इस यहाँ किस तरह देखा जाता है, उनकी दादरसी किस तरह की जाती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम आज़म भाई। मार इमरान, क्या कहोगे? मतलब एक हम देखते थे कि क्राइम होता था, कोई चोरी थी, कत्ल था, डाका जनी थी वो, लेकिन आज एक मॉडर्न क्राइम आ गया है। मतलब अगर हम देखें तो शायद उससे कहीं ज़्यादा बड़ा ये क्राइम है कि एक इंसान जो कि अपनी ज़िंदगी की सारी जमा पूंजी बल्कि लोगों से, अपने रिश्तेदारों से पैसे कलेक्ट करता है और 10 लाख 12 लाख रुपए वो जमा करके और एक ऐसे शख्स को पकड़ा देता है ताकि वो उसके लिए एक वसीला बने, उसका एक वीज़ा बने और वो जाके कहीं बाहर जाके मजदूरी करे और अपने घर का मुस्तकबिल को बेहतर कर सके, लेकिन उसके साथ स्कैम हो जाता है। तो उसे हमारा कानून किस तरह देखता है? बहुत शुक्रिया। एक अहम टॉपिक भी है और हमने देखा कि बहुत ज़्यादा ऑफलोडिंग का भी एक सिलसिला हुआ, वो भी इस सिलसिले की एक कड़ी थी। और उसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि जैसे ही एक मुल्क में एक पिछड़ा दौर चला और अब माशाल्लाह हालात बेहतर हो रहे हैं, तो लोग भी बड़े चाह रहे थे यूरोप की रंगीनियों में लोगों से सुन के कि वहाँ पे तो ज़िंदगी है और यहाँ कुछ नहीं है, और उस झांसे में और कुछ लोग लालच में आकर जो है जिन्होंने ये डिसीजन किया, जहाँ लालची होंगे वहाँ जो ठग है वो मरता नहीं है, ये एक मकूला है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा जो लोग हैं इसके अभी भी झांसे में आ रहे हैं। एक तो आप मुल्तान की मैं बात करूँ तो 100 से ज़्यादा मुख्तलिफ एजेंसियाँ हैं जो ये काम कर रही हैं और जो सरकारी सतह पर अप्रूव्ड नहीं है, ट्रैवल एजेंसी, गैर कानूनी ट्रैवल एजेंसियाँ। हाँ, मैं ट्रैवल एजेंट की मैं बात कर रहा हूँ। तो वो गैर कानूनी लोग उनके पास जाते हैं और वो उनको लालच देते हैं कि आपको अच्छा वीज़ा देंगे, वहाँ पे अच्छी खुराक देंगे, अच्छी कंपनी में खाना होगा और ये होगा और वो होगा। इस तरह करके उनसे उनकी जो जमा पूंजी है लाखों रुपए वो ले रहे होते हैं, जो एक काम का तरीक़ाकार होता है। और जब यहाँ से भेजते हैं कुछ तो भेज ही नहीं रहे होते, जाली डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, एयरपोर्ट पे ऑफलोड हो जाते हैं। बहुत से ऐसे हैं जब उनके यहाँ से ओके होता है तो वहाँ जब उतरते हैं तो वो रेलिवेंट वीज़ा, रेलिवेंट वापसी की टिकट और चीज़ें नहीं होती, तो फिर वो ऑफलोड वहाँ से डिपोर्ट हो रहते हैं। ऑफलोडिंग और डिपोर्टिंग। तीसरा सिलसिला ये है कि जब वो सुहाने ख्वाब देख के जाते हैं कि यहाँ से जाएंगे और 5 लाख रुपए महीना होगा और 10 लाख महीना आपको मिलेगा, तो वहाँ जब पहुँच रहे होते हैं और वहाँ पे उनको 70,000 पाकिस्तानी, 1 लाख रुपए पाकिस्तानी, और काम क्या करना 20-20 घंटे मजदूरी, 20-20 घंटे मजदूरी और इतना टफ काम कि यकीन करें आंखें जो है ना मैं नम हो जाती हैं सोच के। जब कोर्ट में हम देख रहे होते हैं ऐसे लोग जब आए होते हैं कि उन्होंने अपनी जेवरात बेच दिए, एक ही घर था जो उनकी ज़िंदगी की जमा पूंजी वो बेच दी, और जब वहाँ गए और उनके साथ जो सलूक हुआ और जब वो वापस आए तो वो रो रहे होते थे। तो वो सारे जो है मैं समझता हूँ उन एजेंट्स की गफलत थी, या उन एजेंट्स का जो है वो एक शोबदाबाजी करके लोगों को एक सुहाने ख्वाब दिखा के बेच रहे होते हैं। तो उनका जो एक गैर कानूनी अमल था जिसके ख़िलाफ़ जो शिकंजा सख्त किया गया है, कानून जो बनाए गए हैं नाकाबिले ज़मानत हैं। कोई भी गैर मुल्क किसी को भेजेगा जो शराइत उसने रखी होंगी कि इतने पैसे होंगे कंपनी का, ये एक ऑफर लेटर होता है, ऑफर लेटर होता है, अगर उन पे वो पूरा नहीं उतरेगा तो 100% FIR होती है और उसकी ज़मानत भी नहीं है। मुल्तान में स्पेशल जज सेंट्रल हैं वसीम रहमान खाकमानी साहब, किसी एक बंदे की भी ऐसे शख्स की, ऐसे एजेंट की जो इसमें मुलविस है दूसरे ममालिक में भिजवाने, और उसके बाद जब वो डिपोर्ट होके आ रहे होते हैं या खुद आ रहे होते हैं वहाँ से या सऊदी दुबई से खरूज हो जाता है बहुत से कफीलों से, उन पे बैंड हो जाता है, तो वो यहाँ जब दोबारा आते हैं वो FIA में एक एप्लीकेशन देते हैं और उसके बाद जो है वो एजेंट जो है वो जा रहा होता है जेल में और वहाँ के वो खा। मैं अब आपको बताता हूँ कि कोरोना के ख़त्म होने के बाद ये हमारी कंप्लेंट्स कोरोना के दौर में काफ़ी ज़्यादा कम गई थी, वीज़ा फ्रॉड की कोई फॉरेन ट्रैवल ही नहीं था। अभी लास्ट ईयर मेरे पास मुल्तान डिवीज़न में सिर्फ तकरीबन 2000 एप्लीकेशंस आई हैं वीज़ा फ्रॉड की, जिसमें से हमने तकरीबन 950 के करीब इनके पैसे वापस दिलवाए हैं। हमने 20 करोड़ से ज़्यादा, तकरीबन 20 करोड़ और 34 लाख रुपया हमने पिछले 1 साल में लोगों के जो हार्ड अर्नड मनी थी उनको वापस करवाई है ड्यूरिंग इंक्वायरीज़। इन्वेस्टिगेशन उसके अलावा हैं, FIRs भी दर्ज की हैं हमने, मोर देन 570 FIRs दर्ज हुई हैं वीज़ा फ्रॉड के हवाले से।
تو یہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ ڈیلے، اصل پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہم پنچایتی چکروں میں ڈیلے کر جاتے ہیں اور وہ کورٹ میں جا کے وہ پھر بینیفٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بڑے سیانے اور بڑے آپ نے جیسے کہا اسکیمر، پراپر ورڈ اسکیمر ہی ہوتا ہے. یہ اسکیمرز ہوتے ہیں، یہ آپ کو ڈیلے کر کے آپ کو قانونی حق سے محروم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس سے بچنے کا فوراً طریقہ ہے آپ کے ساتھ اگر اول تو کوشش کریں کہ او ای پی کے ذریعے ویزا لگوائیں، اگر نہیں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ جو ویزا اس سے مانگیں ویزا اس سے وہی لیں. نوکری کا ویزا پہ آپ جانا چاہتے ہیں تو نوکری کا ویزا لیں. یہ کہ جو ادھر جا کے ہو جائے گا بھائی، یہ نہیں ہوتا. آپ وہی ویزا لے کے جائیں جو ایگریڈ آپ کا ہوا تھا. کیونکہ ابھی جو پرابلم ہمارے ساتھ آپ کو آج کل سوشل میڈیا پہ بہت ہائپ کریٹ ہوئی ہے کہ جی آف لوڈ کر، یہ آف لوڈ. جی یہ میرا اگلا سوال تھا آپ سے. جی بالکل، یہ میں اب آپ کو یہاں پہ یہ بھی کلیریفیکیشن دے دوں کہ ہماری زیرو ٹالرنس پالیسی ہے کرپشن کی. کیونکہ یہ بھی اطلاعات آئیں کہ لوگ پیسے مانگتے ہیں امیگریشن والے اور یہ کرتے ہیں. ملتان ایئرپورٹ پہ زیرو ٹالرنس، پورے ایف آئی اے میں امیگریشن میں زیرو ٹالرنس تھا. ہمارے ڈائریکٹر جنرل صاحب کی طرف سے ایف آئی اے ملتان نے 2 پرچے دے کے ہمارے 2 آفیسرز کو ہم نے اریسٹ بھی کیا ہے لاسٹ ایئر میں، ایک جنوری میں ایک دسمبر میں. تو یہ ہمارے پاس کوئی ٹالرنس نہیں ہے اس سلسلے میں کہ ہم کسی کو کسی آرگنائز کرمنل گینگ کا حصہ ہمارے ملازم بنے. تو ان لوگوں کو بھی سزا دلوائیں گے اور ایجنٹس کو ہم پکڑ کے سزا بھی دلواتے ہیں. تو جو امپورٹنٹ باٹم لائن اگین یہی ہے کہ اگر آپ کے ساتھ ایسا کوئی ہوتا ہے، انفارچونیٹ ایونٹ ہو بھی جاتا ہے، تو آپ فوراً اس کو رپورٹ ضرور کریں. اچھا، ایک دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ ایک کمپین چلائی جا رہی ہے بڑا مطلب نیگیٹو طریقے سے. اگر دیکھا جائے کہ اگر جس طرح آپ نے کہا آنریبل منسٹر محسن نقوی صاحب نے ایک بڑا اچھا سٹیپ لیا کہ وہ خود جاتے ہیں اور لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیوں جا رہے ہیں. کیونکہ ہر پاکستانی جب کسی بھی ملک جاتا ہے وہ ایمبیسڈر ہوتا ہے پاکستان کا، وہ پہچان ہے. اب جب آپ کچھ غلط کریں گے تو وہ بھی میرے ملک پہ آئے گا. اب آپ کی بات کو بڑی امپورٹنٹ آپ نے بات کی کہ جو ٹریڈ اسکلڈ ہنرمند جائے گا وہ پاکستان کا نام روشن کرے گا، پاکستان کی ویلیو بڑھائے گا. آپ نے دیکھا وہ جو کوئی ہوائی جہاز منتقل کیا تھا یو اے ای میں، وہ 2 پاکستانی کے پی کے ہمارے ڈرائیورز تھے. بالکل ایسے Nobody ever tried to go. ہم نے رسک نہیں لیتے، انہوں نے رسک لیا. they were professional drivers. یہ لوگ نیک نامی کا باعث بنتے ہیں. اب جن لوگوں کو یہ لے کے جاتے ہیں اور جس طرح یہ لے کے جاتے ہیں، وہ معذرت کے ساتھ میں کہنا نہیں چاہتا تھا ورڈ، لیکن ہاف کرمنل تو وہ بھی ہوتے ہیں. بالکل ہے. اور وہ جا کے پاکستان کا نام روشن نہیں کریں گے، بدنام کریں گے. اور انفارچونیٹلی آپ نے پھر سوشل میڈیا کی بات کی کہ درجنوں کے قریب ہماری وہ ویڈیوز بنی پڑی تھیں کہ جی وہ غار ہرا میں بھی ہمیں ٹھیکہ مل گیا بھیک مانگنے کا، ادھر بھی مل گیا. تو یہ لوگ جو ہیں جو وزٹ ویزے پہ جائے گا، پیسے اس کے پاس ہے کوئی نہیں، کچھ نہ کچھ تو وہ کرے گا. کچھ نہ کچھ وہ مسواکیں بیچے، وہ دانے بیچے، وہ کبوتروں کو ڈالنے والا دانا بیچے، تسبیحاں بیچے یا بھیک مانگے. یہ ایسی حرکات میں پھر ملوث ہوتے ہیں اور پھر جب ڈیپورٹ ہو کے آتے ہیں اور پاکستانیوں کے لیے ویزاز میں مشکلات. آپ نے دیکھا ہوگا 2024 میں ہمارے تقریباً 24 کے قریب ڈسٹرکٹ تھے پاکستان کے جو یو اے ای نے ویزا کے لیے پرماننٹلی بین کر دیا اور وہ وہاں پہ ورک ویزا بھی نہیں دے رہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں، اگر ہم بندے صحیح بھیجیں گے تو وہ ہمارا نام روشن ہوگا. اور اب ہم ایسے ہی بندے بھیجیں گے جو یہاں سے ہی کرمنل مائنڈ سیٹ لے کے جا رہے ہیں تو وہ وہاں پہ جا کے پاکستان کا بھی نام بدنام. پھر 3 مہینے بعد واپس پاکستان آتا ہے. یہاں کے جو دیہاتی لوگ ہیں، سادہ لوگ ہوتے ہیں، ان کو نہیں پتہ ہوتا ان چیزوں کا. تو یہاں جب وہ لوگ دیکھتے ہیں یہ تو آتا ہے جاتا ہے، تو اس کا تو ٹریولنگ کارڈ اچھا ہے یا اس کا کوئی رابطے ہیں یا کوئی اس طرح کا کاروبار ہے. حالانکہ وہ صرف شو آف ہوتا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے ہوتا ہے. وہ کسی سے لے دے کے یہاں آگے رینٹ پہ گاڑی لے لینا، یہ وہ کرنا، تو اس سے لگتا ہے کہ یار یہ تو بہت اچھا کما رہا ہے. ہمارے بچے یہاں مستقل مطلب 20-25 ہزار پہ کام کر رہے ہیں. اگر ہم کچھ پیسہ اسے دے کے اور اپنے بچوں کو وہاں بھیج دیں تو ہمارے بھی دن بدل سکتے ہیں. تو جو مین موٹیو ہوتا ہے مطلب ایک عام آدمی کا وہ یہی ہوتا ہے کہ شاید مطلب میرے اس قرض لینے سے میرے دن بدل جائیں گے. جی ایسا ہی ہے. تو لوگ سر اپنے زیورات بیچ کے ان کو پیسے دیتے ہیں لوگوں کو. ان جو ایجنٹ ہیں، یہ جو 2 نمبر دھندا کرتے ہیں، ان کو لوگ اپنے کچھ اپنے والدین کے، والدہ کے زیور، بچی، کوئی شوہر اپنی بیویوں کے زیور بیچ کے ان کو پیسے دیتے ہیں. تو وہ جب یہاں پہ آتے ہیں نا، تو لوگ سادہ لوگ ہیں، دیہات کے لوگ ہیں، ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ ان کی کارروائی، یہ ان کی کیا ہے. دیکھیں موسٹلی لوگوں کو آج آپ ایف آئی اے آ جاتے ہیں، آپ آ کے اس پہ اپنی کمپلینٹ درج کراتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے، یہ زیادتی ہوئی ہے، تو ہمارے ساتھ کھڑے. لیکن ایک عام آدمی کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اگر اس کے ساتھ اس قسم کا فراڈ ہو گیا تو اس نے جانا کہاں ہے. ایسا ہی ہے سر.
अब जो देहात का बंदा है उसको तो नहीं पता, FIA के ऑफिस का भी नहीं पता। मैं वो यही तो कह रहा हूँ कि ना, मैं चाहता हूँ कि मेरे इस प्लेटफॉर्म की वजह से, हमारे इस चैनल की वसातत से एक आम आदमी ये जान सके कि खुदा ना खास्ता अगर आपके साथ ऐसा कोई भी मसला हो गया है तो ये FIA जो बनाया गया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, वो आपके लिए बनाया गया है। आपके साथ कोई भी ऑनलाइन स्कैम होता है किसी भी किस्म का, और स्पेशली अगर हम बात करें कि वीज़ों का, कि आपके साथ कोई भी किसी भी तरीके से आपको झांसे में फंसाकर आपके से पैसे ले लेता है और आपको कहा जाता है कि आपको यूरोप का या गल्फ़ का कहीं का वीज़ा दे दिया जाएगा और दिनों में आपके दिन बदल जाएंगे और फिर आपके साथ फ्रॉड हो जाता है, तो खुदारा तो ये ना समझें कि सब कुछ ख़त्म हो गया। ये जो इदारा बनाया गया है, आप इधर आएँ, इनको अपने सारे वो डॉक्यूमेंट्स जहाँ से आपने वो पैसे भेजे वो इन तक पहुँचाएँ, तो ये ज़रूर कार्रवाई करते हैं। सर, मैं आपके चैनल से ने एक चीज़ हुकाम बाला को कहना चाहता हूँ हाँ। कि ये जो स्कैमर हैं या जो एजेंट लोग हैं, जो लोगों को, गरीबों को लूटते हैं, सादा लोगों को लूटते हैं, इनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इनके जो पासपोर्ट हैं इनको ताहयात ब्लॉक किया जाए, ये पाकिस्तान से बाहर ना जा सकें, ताकि ये यहाँ पे रह के जो हमारे जो महकमे हैं इनके साथ इनकी कार्रवाई कर सकें, इनको इबरतनाक सज़ा दें ताकि ये दोबारा किसी और गरीब को ना लूटें। जी, तो नाज़रीन देख सकते हैं कि मुतासिरा शख्स की अपनी रियासत से सिर्फ़ और सिर्फ एक ही फरियाद है, और वो कहता है कि खुदारा हमारे साथ इंसाफ किया जाए, क्योंकि वो जो पैसे हमने जमा कराए थे वो लोगों से हमने उधार लिए थे, अपने जानवर बेचे थे सिर्फ़ एक मुस्तकबिल के लिए, एक सुनहरे ख्वाबों के लिए। लेकिन यहाँ मैं आवाम से भी अपील करूँगा कि खुदारा किसी का ऊंचा महल देखकर अपनी झोंपड़ी को आग मत लगाएं। जब तक आप किसी की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर लेते, आया कि जिस शख्स को आप पैसे दे रहे हैं, और अगर आप फिर भी मुतमईन हो जाते हैं कि इन्वेस्टिगेशन करें, तो थ्रू प्रॉपर चैनल उसको पैसे दें, बैंक से अपने ट्रांसफ़र करें, और उसी के अकाउंट में जिसको आप दे रहे हैं उसके नाम का अकाउंट होना चाहिए। वो पैसे उस तक जब जाएंगे तो वो आपके पास एक रसीद रहेगी, जिसे कहते हैं कि बवक्त ज़रूरत काम आए। तो खुदा न खास्ता अगर आपके साथ ऐसा कोई मिसहैप हो जाता है तो फिर ये जो इदारा है वो कार्रवाई करता है। देखते रहिए मुजरिम को। अच्छा इमरान, क्या देखते हैं कि ये जो ट्रैवल एजेंसीज़ जो कि गैर कानूनी हैं, जो कि अप्रूव नहीं है किसी भी इदारों से, और लेकिन हम देख रहे हैं कि वो काम कर रही हैं मुल्तान में भी और मुल्तान के निवाही इलाकों में भी, तो उसके खिलाफ कितनी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? वो इदारे क्यों सो रहे हैं कि जिनकी ये जिम्मेदारी है कि कैसे लोग क्यों बैठ गए हैं आके, और ये जो पूरी ये जो एक आवाम है, स्पेशली अगर हम मुल्तान शहर की बात करें तो यहाँ फिर भी शायद कुछ ना कुछ अवेयर लोग हों, लेकिन अगर हम इर्द गिर्द नवाही इलाकों की बात करते हैं तो लोगों में इतनी मालूमात नहीं है, वो फंस जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं है कि उनके फंसने में इदारे भी मुलव्विस हैं, कि उनको ने नहीं देखा कि ये वहाँ मतलब एक ट्रैवल एजेंसी बन गई है जिसके पास कोई अप्रूवल नहीं है, वो कैसे काम कर रहे हैं? देखें, ये हमारी गफलत है या हमारे उन इदारों की गफलत है जो एक लिस्ट डिक्लेयर कर दें। आप मुल्तान में देखें कि आप MDA के ऑफिस में जाएं, एक लिस्ट लगी होगी 200 सोसाइटीज़ की कि इन सोसाइटीज़ में अगर आपने प्लॉट लिया तो आप खुद ज़िम्मेदार होंगे, ये हमसे अप्रूव नहीं है। उनके सोशल पेजेस सोशल मीडिया पे भी हैं। हमारी, मैं समझता हूँ हमारी उन जिन इदारों की ये ज़िम्मेदारी है, FIA की मैं बात करूँगा, तो उनको चाहिए कि जो गैर कानूनी ट्रैवल एजेंट हैं, एक तो उनकी लिस्ट जो है वो वाजे करें, जो मुख्तलिफ जगहों पे बनाए खड़े हैं, रेड हो रहे हैं, पकड़ भी रहे होते हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन एक पूरी स्क्रूटनी इंस्पेक्शन के बाद लिस्ट होनी चाहिए और लोगों को पता होना चाहिए कि मैं इस ट्रैवल एजेंट के पास जा रहा हूँ, आया कि वो जो कानूनी तौर पर जो है वो उनका बना हुआ है फाइलर है या कानून में उसको इजाज़त दी हुई है ये काम करने की। आप देखें कि एक गंडा तवीज़ जादू टोना करने वालों को भी जो उनका ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन हो चुकी हुई है, आपका एक मस्जिद में इमाम जो नमाज पढ़ा रहा है वो भी अब ऑनलाइन रजिस्टर्ड है, अदरवाइज़ उनको अकोमोडेट नहीं किया जाता, और सारे ऑनलाइन आ गए हैं। जदीद दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, जो करोड़ों रुपए का बिज़नेस कर रहे हैं और लोगों को लूट रहे हैं। अगर वो ऑनलाइन किसी पेज पे नहीं है तो यकीनन हमारे इदारों की भी इसमें गफलत है। यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप देखें कि बहुत से ऐसे एजेंट्स हैं जिनके खिलाफ कोई 15-15 FIR 15वीं दफ़ा भी हो रही होती हैं, 1 2 3 4 5 6 लोग, यानी वो लोगों को बार बार डस रहे हैं, लेकिन फिर भी वो अपना वो काम जारी रख रहे हैं। मेरी सजेशन भी आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से यही है कि जो जिस एजेंट पे एक मरतबा जालसाजी का, वीज़ा फ्रॉड का, इस तरह का FIR हो तो उसको बैंड कर दिया जाए। अगर दोबारा वो ये करता है तो अपना वो एफिडेविट या
وہ تمام تقاضے قانونی پوری کرے کہ اگر دوبارہ اس نے ہوا تو اس کو اس سے بھی سخت سزائیں جو ہیں وہ ملنی چاہیے. لاء میں بھی اس حوالے سے امینڈمنٹ ہونی چاہیے. ایک بندہ ایک ایجنٹ ہم نے دیکھا ہے کہ بار بار لوگوں کو فراڈ کر رہا ہے اور بار بار آتا ہے اپنی بیل کراتا ہے. 1 کروڑ روپے وہ لوگوں سے ٹھگتا ہے, بیل کراتا ہے, اریسٹ ہوتا ہے, 15 دن بعد پھر ہائی کورٹ سے ضمانت ہو جاتی ہے اور دوبارہ جا کے 1 کروڑ یعنی 20 دن جیل میں جانے سے 1 کروڑ بنتا ہے تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے. اور وہ کیا کرتے ہیں, اپنے کارندے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں, ان کے نام سے بھجوا رہے ہوتے ہیں, وہی اندر جا رہے ہوتے ہیں, پورا سسٹم وہی چل رہا ہے. تو اس حوالے سے FIA کو اپنا بھرپور کردار ادا کرنا ہوگا. جی تو ناظرین دیکھ سکتے ہیں ہمارے سینئر رپورٹر ماہر عمران جس طرح سے بتا رہے تھے, ریاست ایک ماں ہوتی ہے اور جب ماں کا کردار ادا نہ کرے تو بہت سارے سوالیہ نشان اٹھ جاتے ہیں. تو جو یہ ادارے ہیں جو کہ ریاست کے بنائے گئے ادارے ہیں, اگر وہ اپنا کام صحیح طرح سے نہیں کریں گے تو سوال ہم اٹھائیں گے, کیونکہ ہمارا کام ہے, ہم یہ حق رکھتے ہیں کہ ہم آپ پر سوال اٹھائیں. اگر ملتان میں یا اس کے ارد گرد میں کوئی ٹریول ایجنسی بنتی ہے تو میں حق رکھتا ہوں کہ میں اداروں پہ سوال اٹھاؤں کہ وہ آخر کیوں بن گئی. اور جس طرح ماہر عمران کہہ رہے تھے کہ ایسے لوگ بھی ہیں جن پہ 15 20 FIRs ہو چکی ہیں اور اس کے باوجود وہ کھلے اور آزاد پھر رہے ہیں, اور ان کو مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ اداروں نے ان کو لائسنس دے دیا کہ جائیں لوگوں کے ساتھ فراڈ کریں اور کوئی مسئلہ نہیں, کچھ نہیں ہوتا. تو یہ سوال میں اداروں کے لیے چھوڑ کر جاتا ہوں. اچھا ہم صاحب, جو اس وقت کرنٹ سچویشن ہے کہ بہت زیادہ آف لوڈ کیے جا رہے ہیں, ان لوگوں کے لیے کیا اویئر کریں گے جنہوں نے ویزے لگوا لیے ہیں اور وہ جانا چاہتے ہیں, تو کیا وہ کریں گے جس کی وجہ سے یہ مشکلات پیش نہیں آئیں گی انہیں ایئرپورٹ پر؟ ڈائریکٹر جنرل FIA صاحب نے پورے پاکستان میں پری ڈپارچر فیسیلیٹیشن ڈیسک بنائے ہیں. ہمارے اوپر بھی اس زونل آفس ملتان میں بھی ایک پری ڈپارچر فیسیلیٹیشن ڈیسک ہے جہاں پہ ہمارے ٹیم آفیسرز کام کرتے ہیں 9 to 5, اور ہمارا ایئرپورٹس کے اوپر بھی فیسیلیٹیشن ہوتی ہے. وہاں پہ جو ڈپٹی ڈائریکٹر انچارج ہوتے ہیں وہ بھی فیسیلیٹر. آپ ڈپارچر سے پہلے, ٹکٹ بک کروانے سے پہلے ایک دفعہ اپنے ڈاکومنٹس ان کو دکھا دیں. آپ کو کس چیز کی ضرورت پڑے گی, آپ سے کیا سوال کیا جائے گا, یہ آپ کو گائیڈ کریں گے اور آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. پرابلم ہماری جو مین ہوتی ہے یہ ہماری انٹرنیشنل سٹینڈرڈز میں ہے, ریٹرن ٹکٹ کنفرم ہونی چاہیے. اگر آپ کسی جگہ پہ جا رہے ہیں آپ کے ہوٹل اسٹے ہونا چاہیے, اور وہاں پہ سسٹین کرنے کے لیے پیسے پورے ہونے چاہیے. یہ 3 چیزیں پوری ہوں تو کسی کو ہم تنگ نہیں کرتے اور نہ ہی روکتے ہیں. لیکن پرابلم وہاں پہ آتی ہے جب اسی طرح ہم بھی انٹرویو کرتے ہیں, جب شک پڑتا ہے کہ ایک بندہ ہے, لڑکا ہے 24 سے 26 سال کا, پہلی دفعہ عمرہ کرنے جا رہا ہے, پیسے اس کے پاس 100 یا 150 ریال ہے, صرف ہوٹل بکنگ کنفرم نہیں ہے. ہم پوچھیں کہ کرنے کیا جا رہے ہیں, وہ جی میرے ماموں ہوتے ہیں ادھر جا کے کام کرنا, جی کام کرنا ہوتے وہ اس پہ ویزا کرانا ٹرانسفر. سو وہ ہم اس کو کہتے ہیں پرپز آف وزٹ جسٹیفائڈ نہیں ہے, اور دوسری طرح اس کے پاس سسٹین کرنے کے لیے, سروائیو کرنے کے لیے نہیں ہے. اور اب تو یہ لوگ نیا دھندا شروع ہو گیا ہے کہ وہ ہوٹل بکنگ جو ہے وہ فیک بنانا شروع ہو گئے ہیں. تو ایسے لوگ ریٹرن ٹکٹس بھی فیک بن جاتی ہیں. ریٹرن ٹکٹ تو ویریفائی اسی وقت ہم کروا لیتے ہیں, ایئر لائن کے کاؤنٹرز ہوتے ہیں, ہم ریٹرن ٹکٹ اسی لیے سیم PNR پہ منگواتے ہیں. سیم PNR کا مطلب جس پہ یہ جانے کی ٹکٹ ہے اسی PNR پہ واپسی کی بھی ٹکٹ بک ہو. لیکن اس میں امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے ہوٹل بکنگ. وہ ہوٹل بکنگ بھی آن لائن ہم چیک کر لیتے ہیں, اور کیش تو دے ہیو ٹو شو کیش. تو یہ چیزیں ہیں جو بیسک ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. آپ اس کو, اور اگر آپ کو پھر بھی کوئی شک ہے تو ہمارے پری ڈپارچر فیسیلیٹیشن ڈیسک جو ہیں, جو ہم نے زونل آفیسز میں بنائے ہیں, ایئرپورٹ پہ بنائے ہیں, وہاں پہ ایک دفعہ وزٹ کریں. آپ کو گائیڈ بھی کریں گے, فیسیلیٹیٹ بھی کریں گے. اور ان نیسیسری بالکل ہم آف لوڈنگ نہیں کرتے. پچھلے سال 2025 میں ہماری جو آف لوڈنگ ملتان کے 0.4% ہے. اچھا, 1000 میں سے 4 بندے صرف ہم آف لوڈ کر رہے ہیں. اچھا ہمارا صاحب, یہ جیسے UAE کی بات کی جائے تو جنوبی پنجاب, ساؤتھ پنجاب میں اس وقت ہم موجود ہیں. ساؤتھ پنجاب کے بہت سارے لوگ جو UAE جانا چاہتے ہیں. جس طریقے سے اس وقت سوشل میڈیا پہ کیمپین چل رہی ہے کہ جی بین ختم ہو گیا, یہ میں چاہ رہا ہوں کہ لوگ اسکیم سے بچ سکیں, کہ کیا کہیں گے کہ اس وقت UAE کا ویزا لگ رہا ہے, نہیں لگ رہا؟ UAE کا ویزا بالکل لگ رہا ہے جی, الحمدللہ. میں آئی فیل ٹیک پرائڈ ان دیٹ کہ میں پاکستانی ہوں. مئی 2024 کے واقعہ جو ہوئے, اللہ تعالیٰ نے ہمارا ایک امیج پازیٹیو رکھا, تو پیپل آر
रिकग्नाइजिंग کہ جی ہم بھی ایک نیشن ہیں, الحمدللہ مین پاور ہے, کام کرنے والے لوگ ہیں, تو پیپل یہ ہمیں مزید مواقع بڑھیں گے, اس سے بھی زیادہ بڑھیں گے انشاءاللہ. آئی اشور یو. لیکن اس کے لیے اب ہمیں بڑا ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے. ایک تو ہم جو مین پاور بھیج رہے ہیں وہ بالکل اسکلڈ ہو, اور جس پروفیشن میں بھیج رہے ہیں وہ اس کے والی ہو. اور تیسری چیز ہم لیگل وے اڈاپٹ کریں. لیگل وے جب بھی اڈاپٹ کریں گے بندہ بھی لیگل ہی جائے گا, 2 نمبر بندہ پھر جا نہیں سکے گا. اچھا سر, یہ اکثر ہم سوشل میڈیا پہ ایک کمپین دیکھ رہے ہیں پرواز کارڈ. واٹ از پرواز کارڈ؟ میں پرواز کارڈ کے بارے میں میری کوئی ایسی انفارمیشن تو نہیں ہے میرے پاس, لیکن میں آپ کو پھر وہی بات کر رہا ہوں, پری ڈپارچر ہمارا فیسیلیٹیشن ڈیسک ہے, اس کے ساتھ رابطہ کریں, ہر چیز بھول جائیں. جو بھی آپ کا سوال ہے آپ کے ذہن میں آپ آ کے کریں, اینڈ وی ول آنسر. ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ بھی کریں گے, آنسر بھی کریں گے. جی تو ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ ڈپٹی ڈائریکٹر خواجہ حماد الرحمان صاحب اس وقت میرے ساتھ موجود تھے, اور بہت تفصیل سے جو کہ آپ کے سوالات تھے وہ میں نے ان تک پہنچائے, اور انہوں نے بہت ہی خندہ پیشانی سے سب کے جوابات دیے. تو یہاں میں بھی اپنے عوام سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ خدا رہا کہ جب آپ اس ملک سے دوسرے کسی بھی ملک میں جاتے ہیں تو آپ سفیر ہوتے ہیں اپنے ملک کے, تو کوئی بھی ایسی حرکت جو کہ میرے ملک کے لیے, آپ کے ملک کے لیے, ہم سب کے ملک کے لیے کوئی بھی کسی بھی وجہ سے پریشانی بنے, کوئی بھی ایسا چیز جو کہ ہمارے لیے, ہماری اس نیشن پہ دھبا بنے, وہ نہیں ہونا چاہیے. آج جو آف لوڈنگ ہو رہی ہے وہ شاید اس پورے پاکستان, اس پوری نیشن کے لیے ہو رہی ہے, کہ جو بھی جسٹیفائی نہیں ہے تو ان اداروں کو بنایا اس لیے گیا ہے کہ یہ انہیں روک سکیں, تو وہ انہیں پر کام کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے انشاءاللہ جس طرح آج ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے پاسپورٹ کی ویلیو کچھ بہتر ہوئی ہے, اور یہ کام اسی طرح چلتا رہا تو ہم دیکھیں گے کہ انشاءاللہ یہ پوری دنیا میں اس نیشن کا نام ضرور روشن ہوگا. اس دعا کے ساتھ یا رب العالمین, یا رحیم, یا کریم, یا رحم الراحمین, اس ارض مقدس کو, اس پاک سرزمین کو امن کا, خوشیوں کا گہوارہ بنا دے. اپنے میزبان سید اذان شاہ کو اجازت دیجیے, اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.